स्वागत है आप सबका पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग एक दिवसीय परीक्षा के अंतर्गत यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस और पेट और साथ में सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। एक लंबे समय के बाद आपके बीच में आज क्लास लेने का अवसर मिला है, क्योंकि ऑफलाइन बैच और जो पेड बैच चल रहा है पॉलिटी स्पेशल का, उसमें व्यस्त थे। लेकिन आपका सिलेबस पूरा कराने का वायदा है, वो पूरा किया जाएगा। जल्दी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास भी प्रारंभ करने वाले हैं, तो उसका भी आप लोग आनंद लेंगे। तो हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे, और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन के जो क्रम था उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा, क्रांतिकारी आंदोलन। जो मुद्दे हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, उन सभी की हम लोग बात कर लेते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन की हम लोग बात करते हैं। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन का जो शुभारंभ हुआ था, या जहां जिस क्षेत्र में जिस प्रदेश में इसका सर्वाधिक प्रभाव रहा, वो महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र से ही क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले अगर किसी भी एक अगर प्रदेश की बात करें तो महाराष्ट्र ऐसा प्रांत था जहां से क्रांतिकारी आंदोलन की शुभारंभ हुई। और क्रांतिकारी आंदोलन के तहत जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है 1897 का एक केस याद, जहां पर बात पुणे की है। वहां पर चापेकर बंधु थे, और चापेकर बंधु ने जो प्लेग के कमिश्नर थे रेंट, उनकी हत्या कर दी। बात है 1897 की, और एक साल बाद यानी कि 1898 में चापेकर बंधुओं की को फांसी की सजा दे दी। तो ये पहला एक ऐसा केस था जिसमें किसी यूरोपियंस की हत्या की गई थी, राजनीतिक रूप से, राजनीतिक किसी विध्वंसता की वजह से। पर्सनल नहीं था, ये पहला एक राजनीतिक हत्या थी, प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या, वो भी चापेकर बंधुओं के द्वारा। चापेकर बंधुओं की बात अगर करें तो उनके नाम थे दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। तो इन दो भाइयों ने पुणे में पुणे के प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या कर दी। उनके सहयोगी थे एस्ट, उन दोनों की हत्या कर दी थी, और उसके बदले में 1898 में इनको फांसी की सजा मिली। इस बात को लिख लेते हैं। बात है 1897। पूना में, तब पूना नाम था, पूना में चापेकर बंधुओं। बेटा लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है। मैं उनमें से नहीं जो टीआरपी के लिए काम करते हैं, जहां पर आए बस समझाया, तेज तरह शोर मचाया और शोर मचाने के बाद चले गए। यहाँ पर मुद्दा रहता है कि वो चीज़ की जाए जो परीक्षाओं में आ सकती है। मैंने आज भी कहीं पर सोशल मीडिया पर कहीं पर एक लाइन देखी थी कि यूट्यूब से तैयारी करोगे तो सारे एवरेज क्वेश्चन पेपर भी कठिन लगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ पर आप तैयारी कीजिएगा, सब कुछ एग्जाम में मेरे ही पढ़ाए हुए में से आएगा। इस बात का आप लोग याद रखिएगा। तो चापेकर बंधुओं नाम रख लीजिएगा, चाहे इनका नाम कभी पूछ लिया जाए। दामोदर हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर। और दूसरा भाई थे इनके बालकृष्ण हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर। दो भाई थे दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। इन दोनों ने क्या किया था, पुणे के, देखिए लिखने का तरीका समझिएगा आप लोग, कुछ इस टाइप से याद कीजिएगा, एक लाइन में मत रखिएगा। एक लाइन में रहेंगे तो फिर वो पैराग्राफ बन जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस तरह कुछ लाइन से बनाइएगा एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए। पुणे के प्लेग कमिश्नर, अब पुणे लिख लेते हैं, पुणे के प्लेग कमिश्नर, नाम क्या था, रेंड। और उनके सहयोगी, और उनके, इनके रेंड के, और उनके सहयोगी एस्ट की हत्या।
ठीक है, यह हो गई। तो भैया 1898 में, 1400 निकल रहा है, 1898 में चापेकर बंधुओं को, चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दी। चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दी। ठीक है, सजा तो भाई मिलनी है, क्योंकि उस वक्त इन्हीं का शासन था, और उनकी हत्या करोगे तो फांसी की सजा मिलेगी। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, कि वह पहले कौन सी राजनीतिक हत्या थी। तो वो यही पहली राजनीतिक हत्या थी जो कि चापेकर बंधुओं द्वारा की गई। तो लिख लीजिएगा, भारत में, भारत में यूरोपियन की, भारत में यूरोपियन की पहली राजनीतिक हत्या, पहली राजनीतिक हत्या। तो ये पहली क्या थी बेटा, पहली राजनीतिक हत्या थी जो कि चापेकर बंधुओं के द्वारा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, और परीक्षा में यहाँ से आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की ही, और महाराष्ट्र के अंतर्गत हम लोग बाल कृष्ण या बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं राष्ट्र में ही बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक की, देखिए इनके दो उपनाम थे, और उस उपनाम से ये बहुत फेमस हैं। एक तो लोकमान्य, लोकमान्य, और दूसरा कम सुना होगा आप लोगों ने, वो है भारत का बेताज बादशाह। भारत का बेताज बादशाह, ये दो उपनाम हैं इनके, और इस उपनाम से ये जाना जाता। 1893 में महाराष्ट्र में इन्होंने गणेश महोत्सव मनाया था। क्या मनाया था, गणेश महोत्सव, और महोत्सव, और 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाया। इनका जो उद्देश्य था वो था कि लोगों को एकत्रित करना और उन तक अपनी बात पहुंचाना। पहले व्हाट्सअप नहीं थे, ट्विटर नहीं थे, तो कैसे लोगों तक बात पहुंचाते, तो पत्रिका था, और पत्रिका के माध्यम से लोग अरेस्ट करे जा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भाई धार्मिक उत्सव या फिर सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाए, लोग इकट्ठे होंगे और उन तक अपनी बात को पहुंचाया जाए। तो ये एक माध्यम के रूप में इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, तो गणपति महोत्सव या गणेश महोत्सव 1893 में, 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाया था। इन्होंने दो पत्रिका निकाली थी, दो पत्रिका। पत्रिका बेटा ये यहाँ से प्रश्न आ चुका है, मराठा निकाली थी एक पत्रिका, और मराठा जो निकाली थी उसकी भाषा थी अंग्रेजी, अंग्रेजी लैंग्वेज की थी, अंग्रेजी भाषा। और दूसरी निकाली थी केसरी, और जो केसरी थी ये थी मराठी भाषा में, मराठी भाषा में ये दूसरी पत्रिका थी। मराठा अंग्रेजी भाषा में, केसरी मराठी भाषा में ये पत्रिका थी। देखिए ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पत्रकारिता की वजह से जेल में जाना पड़ा। 1882 में पत्रकारिता की वजह से ये जेल गए थे। मांडले जेल बर्मा में है, और वहां पर ही इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी। मांडले जेल में गए थे, और मांडले जेल में इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी, और ये पहले व्यक्ति हैं जो पत्रकारिता के कारण जेल में गए थे। तो लिख लीजिएगा, ये प्रथम व्यक्ति हैं जो पत्रकारिता के कारण 1882 में जेल गए, पहले व्यक्ति हैं 1882 में जेल गए थे। इनका जो लोकमान्य वर्ड है, टाइटल है ये लोकमान्य, ये जनता ने दिया था, और जनता ने दिया था 1896-97 में। इन्होंने घोषणा की थी
कहा था कि अंग्रेजों को कोई हम टैक्स नहीं दे, कोई कर नहीं दे, और कर ना देने के कारण जनता ने इनको लोकमान्य की उपाधि प्रदान की। तो ये जो उपाधि है ये जनता के द्वारा, और भारत का वेताज बादशाह की भी उपाधि इनको दी गई थी। बात करते हैं मांडले जेल की। मांडले जेल, ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। मांडले जेल कहाँ पर है बेटा? बर्मा में। बर्मा पहले कानूनी रूप से भारत का ही हिस्सा था। मांडले जेल बर्मा में। गीता रहस्य लिखी, गीता रहस्य लिखी। तो ये पहली जेल में इन्होंने अपने गीता रहस्य को लिखा। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। तो इसको नोट कर लीजिएगा, सारे पॉइंट्स को परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। चलिए अब हम लोग कुछ और संस्थाओं के नाम, उनके संस्थापकों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कभी कभी मैचिंग के क्वेश्चन और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक संस्था है मित्र मेला और अभिनव भारत। एक संस्था है, दो संस्थाएं हैं ये, मित्र मेला और दूसरा है अभिनव भारत। अभिनव भारत। इन दोनों ही संस्थाओं की जो स्थापना थी वो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने इन दोनों ही संस्थाओं की स्थापना की थी। बीडी सावरकर भी आता है और विनायक दामोदर सावरकर भी नाम आता है। तो बीडी सावरकर भी आए तब भी आप समझ लेना उसकी फुल फॉर्म विनायक दामोदर सावरकर है। तो दो संस्थाएं हैं, मित्र मेला, अभिनव भारत, लगभग 1904 के करीब की बात है। और विनायक दामोदर सावरकर ने इन दोनों संस्थाओं की स्थापना की थी। जब बात चल रही है तो बात कर लेते हैं हम लोग नासिक षड्यंत्र केस की। नासिक षड्यंत्र केस की। और ये जो केस हुआ था ये 1909 का था। नासिक षड्यंत्र केस किसका था? 1909 का नासिक षड्यंत्र केस था। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन। उनकी हत्या कर दी गई थी अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा। अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा नासिक के जो जिला मजिस्ट्रेट था जैक्सन, उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इनके सहयोगी कृष्ण जी गोपाल जी कर्वे भी थे और विनायक देशपांडे, ये दो लोग थे जो इनके सहयोगी थे, जिन्होंने इनका सहयोग किया। और इन तीनों को, यानी कि अनंत लक्ष्मण कन्हारे, विनायक दामोदर जी को और विनायक देशपांडे और कृष्ण जी गोपाल जी को, इन तीनों को फांसी की सजा दी गई। तो लिखिएगा, इसी में लिखिएगा, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या इन्होंने की अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने जैक्सन की हत्या की। अब दो व्यक्ति थे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे, और दूसरे व्यक्ति थे विनायक देशपांडे। विनायक देशपांडे, ये दोनों बेटा इनके सहयोगी थे और इस हत्याकांड की वजह से तीनों को ही फांसी की सजा दी। फांसी की सजा अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक देशपांडे को। और इसी केस में बीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास मिला था। बीडी सावरकर को
मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, पीडी सावरकर को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास मिला। ठीक है, तो ये बात रही नासिक षड्यंत्र केस की, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कुछ पत्रिकाएं हैं, उन सब की हम लोग बात कर लेंगे। अब मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ पत्रिकाओं का उल्लेख कर लेते हैं, कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। दो व्यक्ति के नाम लिख रहा हूं मैं, एक है वारेंद्र कुमार घोष, वारेंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष के छोटे भाई। एक नाम और लिख रहा हूं, भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त, विवेकानंद जी के छोटे भाई। इन दोनों ने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था युगांतर, युगांतर पत्रिका का प्रकाशन किया। वारेंद्र कुमार घोष जो कि अरविंद घोष के छोटे भाई हैं, और दूसरे भूपेंद्र नाथ दत्त जो कि स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई हैं, इन दोनों ने मिलकर युगांतर पत्रिका का निर्माण किया। जो एक व्यक्ति हैं वारेंद्र कुमार घोष, इन्होंने एक अलग से भी पत्रिका निकाली थी, वारेंद्र कुमार घोष और इनके बड़े भाई अरविंद घोष, और इनके बड़े भाई हैं अरविंद घोष। इन दोनों ने भी अलग अलग पत्रिकाएं निकाली थी। वारेंद्र कुमार घोष ने निकाली थी भवानी मंदिर, भवानी मंदिर, और अरविंद घोष ने निकाली थी वंदे मातरम। तो इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में ये आने की संभावना रहती। ठीक है, आते जाते जाते हम लोग बात कर लेते हैं 1904 की ढाका अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति। इस समिति की स्थापना 1904 में हुई थी। किसने की? पी मित्रा और पुलिन दास ने, पी मित्रा और पुलिन दास ने, पी मित्रा और पुलिन दास ने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की जो कि 1904 में स्थापित हुई थी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग एक और महत्वपूर्ण घटना का जिक्र कर रहे हैं और उसके साथ एक तथ्य आपका बड़ा इंपॉर्टेंट निकलेगा। बात है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, किंग्सफोर्ड की बात है 1908 की। दो क्रांतिकारी, प्रफुल्ल चंद, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, बिहार के मुजफ्फर जिले के जो न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन किंग्सफोर्ड तो बच जाते हैं और भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम की जो व्यवस्था चल रही थी उस वक्त उनके एक समर्थन मिल रहा था अंग्रेजों के द्वारा, जिनका नाम था केनेडी, मिस्टर केनेडी। उस बमबारी में जो बम फेंकते हैं उसमें मिस्टर केनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या हो जाती है। फेंका था बम किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए, लेकिन उसके स्थान पर उनकी बग्गी की में बैठी हुई थी केनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री, वो मारे गए। प्रफुल्ल चाकी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को पकड़ा गया और उनको फांसी की सजा दी गई। 15 साल का बच्चा था, 15 साल का लड़का था जिसको फांसी की सजा दी गई। तो यहां से प्रश्न बनता है कि वह कौन सा सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी है जिसको फांसी की सजा मिली?
तो वह खुदीराम बोस हैं जिनको 15 वर्ष की अवस्था में फांसी की सजा मिली किंग्सफोर्ड हत्या के प्रयास करने में। मर गए मिस्टर केनेडी की पत्नी और उनकी बेटी। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी भी साथ में थे, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और अपना चैप्टर चैप्टर क्लोज कर दिया। खुदीराम बोस पकड़े गए, 15 वर्ष की अवस्था में उनको फांसी की सजा हुई थी। तो लिख लीजिएगा, 1908 की बात है, लिखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश, जिले के न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि केनेडी की पत्नी और पुत्री की हत्या हो गई, और पुत्री की हत्या हो गई। ठीक है, मारने तो गए थे किंग्सफोर्ड को, मर गई केनेडी की पत्नी और पुत्री। किसने बम फेंका? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, और खुदीराम बोस ने बम फेंका। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंका। अब बम फेंकने के बाद क्या हुआ? प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को, खुदीराम बोस को 15 वर्ष की आयु, 15 वर्ष की आयु, फांसी की सजा, फांसी की सजा मिली। फैक्ट क्या बनता है? सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी जिसको फांसी की सजा हुई है। तो लिख लीजिएगा, सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी जिसे फांसी की सजा हुई, जिसे फांसी की सजा हुई। तो सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी है जिसको फांसी की सजा हुई थी, खुदीराम बोस। तो ये पूरी कहानी है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास के संबंध। इसको उतार लीजिएगा, परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं 1908 की ही अलीपुर षड्यंत्र केस की। अलीपुर षड्यंत्र केस की हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक एक मुद्दा आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा, और मुझको लगता है कि इससे बाहर आने की संभावना बहुत ही कम है। बात करेंगे हम लोग अलीपुर षड्यंत्र केस की। अलीपुर षड्यंत्र केस, ये भी 1908 में हुआ था। क्या था मसला, समझ लेते हैं। एक्चुअल में एक संगठन था, अनुशीलन समिति। इस समिति ने हेमचंद्र कानूनगो को रूस भेजा
कि आप भाई रूस जाइएगा और बम बनाने की विधि को सीखिएगा। ये बम बनाने की विधि सीख के आए और कलकत्ता के पास एक स्थान था मणिकतल्ला, वहां पर आकर इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया कि सब बम बनाएंगे। लेकिन अरविंद घोष के छोटे भाई बारिंद्र घोष से कुछ गलती हो गई और खबर लीक हो गई कि मणिकतल्ला में बम बनाए जाते हैं। और जो गवाह बना, पुलिस ने छापा मारा तो एक व्यक्ति जिसका नाम था नरेंद्र गोसाई। देखिए, ये इस घटना का जिक्र किया गया है भगत सिंह की मूवी में, जिसमें आपके क्या नाम है उनका, अजय देवगन साहब ने भगत सिंह का रोल किया है, उसमें इस चीज का जिक्र किया है। नरेंद्र गोसाई एक बन गए थे सरकारी गवाह और उनकी हत्या कर दी गई सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा। सत्येंद्र नाथ बोस ने उनकी हत्या कर दी, लोग पकड़े गए और ये कारखाना बंद हो गया और व्यवस्था फिर खराब हो गई बम बनाने वाली। तो अलीपुर षड्यंत्र केस को लिख लेते हैं। अनुशीलन समिति ने अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र कानून को हेमचंद्र कानून को रूस बम बनाना सीखने भेजा। बम बनाना सीखने भेजा। ठीक है, यह बम बनाने की विधि सीख के आए रूस से कि बम बनता कैसे है। और जब बम बना के आए तो कलकत्ता के पास मणिकतल्ला, जगह का नाम है मणिकतल्ला, में बम बनाने की बम बनाने की फैक्ट्री स्थापित की। बम बनाने की फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, नाम लिखना चाहो तो लिख लो। बारिंद्र कुमार घोष की गलती की वजह से ये फैक्ट्री ओपन हो गई, डिस्क्लोज हो गई। ठीक है, तो चाहे तो लिख लो बारिंद्र कुमार घोष, बारिंद्र कुमार घोष की की लापरवाही से सभी लोग पकड़े गए। सभी लोग पकड़े गए। अब इसमें सरकारी गवाह बन गया नरेंद्र गोसाई और सत्येंद्र नाथ बोस ने उसकी हत्या कर दी। सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की सत्येंद्र नाथ बोस ने सत्येंद्र नाथ बोस ने हत्या कर नरेंद्र गोसाई की सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या कर दी, हत्या कर दी और फिर इनका भी क्लोज हो गया। सभी सदस्य पकड़े गए, सबको काला पानी की सजा दी गई और अरविंद घोष ने इसके बाद राजनीति समाप्त कर दी और पांडिचेरी में चले गए। वहां पर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अपना आश्रम बना लिया। तो अरविंद घोष इस घटना के बाद सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग हावड़ा षड्यंत्र केस की, जो कि 1910 का हुआ था। हावड़ा षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस।
हावड़ा षड्यंत्र केस की बात कर लेते हैं, जो कि 1910 की घटना है। तो 10 इस केस में क्या हुआ था? एक व्यक्ति था जिसका नाम था जतेंद्र नाथ मुखर्जी। उन्होंने, डिप्टी पुलिस कमिश्नर था शमसुल आलम, उसकी हत्या कर दी। जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने डिप्टी पुलिस कमिश्नर शमसुल आलम की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद भाई पुलिस पीछे पड़ी, ये भाग गए, पकड़ में नहीं आए। लेकिन बालासोर उड़ीसा में जाकर पुलिस मुठभेड़ में इनकी हत्या हो गई, और 1915 की बात है, 5 साल बाद ये मिले, 5 साल बाद पकड़े गए, और वहां पर फिर इनकी पुलिस मुठभेड़ में हत्या हो गई। ये जतेंद्र नाथ मुखर्जी जो व्यक्ति हैं, इनको बाघा जतिन के नाम से कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। शमसुल मर गए, मर जान दो, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना परीक्षा में आएगा। लेकिन बाघा जतिन उपनाम किसका है? वो जतेंद्र नाथ मुखर्जी का है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने, जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने डिप्टी पुलिस सुप्रिटेंडेंट या कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर शमसुल आलम, ये शमसुल आलम मुझे नहीं लगता कि आएगा एग्जाम में। शमसुल आलम की हत्या, देखिए 1915 में बालासोर, कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। बालासोर उड़ीसा में पुलिस मुठभेड़ में, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, मारे गए। देख लो, जतेंद्र नाथ मुखर्जी को, जतेंद्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतिन भी कहा जाता था, कहा जाता था। तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतिन भी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इस बात को याद रखिए। तो भारत के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे उसके संदर्भ में यहाँ पर अपनी एक ये क्लास समाप्त होती है। अब हम लोग अगली क्लास में विदेशों में होने वाले क्रांतिकारी घटनाओं को देखेंगे और समझेंगे। उसके पश्चात फिर हम लोग गांधी जी यानी गांधी युग में प्रवेश कर जाएंगे 1915 के पश्चात, और फिर गांधी जी द्वारा जो चलाए गए आंदोलन है उस पर एक बार चर्चा करेंगे। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन को समाप्ति की ओर ले जाएंगे और देश को फिर आज़ादी दिला देंगे। ठीक है, तो ये क्लास यहाँ तक ही रहेगी। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं और अन्य चीज़ों का अध्ययन करते हैं। भारत का भूगोल भी जल्दी प्रारंभ होने वाला है, उसका भी आप लोग आनंद लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा और सब लोग इसको लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, वहाँ पर फिर हम लोग और अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।